गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th में जो स्टूडेंट्स हैं कई बार मुझे पूछते हैं कि सर ये जो चैप्टर है द इंटरव्यू बहुत ही डिफ़िकल्ट है, अगर उसको एक बार समझा देते। तो मैंने जो देखा है द इंटरव्यू में कुछ टर्म्स को हमको याद रखना पड़ता है, इसलिए शायद आप लोगों को कुछ डिफ़िकल्ट लगता होगा। इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो क्यों ना बना दूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इंटरव्यू है क्या और कैसे इसको समझना चाहिए। वैसे तो देखा जाए कि जो इंटरव्यू जो टॉपिक है उसमें क्या है, उतना डिफिकल्ट तो है नहीं, लेकिन क्या होता है वहाँ पे कुछ टर्म्स याद रखना जरूरी होता है। तो यहाँ पे मैं बोर्ड में जितने भी आपको कीवर्ड्स चाहिए जो मैंने वहाँ बोर्ड में लिखा हुआ है आपको एक करके समझाता जाऊँगा कि चैप्टर में है क्या और कौन सा कीवर्ड हमको याद रखना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए। तो ये सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है, मैं आपको बोर्ड में लिए चलता हूँ और ये स्टोरी को धीरे धीरे अपने तरीके से समझाते जाता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, अब लिए चलता हूँ आपको। इसमें क्या होता है, द इंटरव्यू लिखा है आपका क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। वहाँ पे क्या होता है, ये जो इंटरव्यू है वो टॉपिक क्या है, दो पार्ट में बांटा गया है, दो हिस्सों में बांटा गया है। एक होता है पार्ट 1 और दूसरा है पार्ट 2। पहले हम लोग पार्ट 1 को समझेंगे, उसके बाद हम पार्ट 2 पे धीरे धीरे चलते हैं। ठीक है, पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 1 में कुछ ऐसे कुछ डिफिकल्ट तो चीज है नहीं। यहाँ पे दिया गया है कि इंटरव्यू क्या है ना, इंटरव्यू कब से शुरू हुआ। इंटरव्यू बोले तो आपको पता चल जाता है कि इंटरव्यू है क्या। जैसे कि आप कहीं पे भी जाते हो तो इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। कभी कभी आप नौकरी के लिए जाते हो तो क्या होता है, इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। कभी कभी रिपोर्टर्स आते हैं, आपको पूछते हैं कुछ चीज़, इंटरव्यू वही होता है। आपने देखा होगा कई सारे इंटरव्यूज, आपने टीवी में देखा होगा, कई सारे इंटरव्यूज आपने रेडियो में सुना होगा। तो ये जो होता है ना, इंटरव्यू होता है। तो ये इंटरव्यू कब आया था, 130 साल पहले इंटरव्यू एग्जिस्ट किया था। अभी क्या है ना, ठीक है, कई सारे लोग बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि इंटरव्यू अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे कई सारे लोगों का यहाँ पे नाम है, जो राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, उन लोगों ने बताया है कि इंटरव्यू क्यों अच्छा नहीं है। तो ये जो टर्म्स है ना, हमको याद रखना बहुत जरूरी होता है कि किसने क्या बोला है, क्योंकि अक्सर एग्जामिनेशन में देखा जाता है कि कभी कभी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि ये इंटरव्यू किसने, मतलब इसने क्या बोला, सो एंड सो राइटर ने क्या बोला है इंटरव्यू के बारे में। तो एक बात तो हमको लिए चलना है कि किसी ने भी यहाँ पे जितने भी बुक्स, जितने भी नाम दिया गया है, सबने क्या बोला है, इंटरव्यू खराब है, इंटरव्यू को किसी ने भी अच्छा नहीं बोला है। और आप क्या मानते हो, अगर आप मानते हो कि इंटरव्यू अच्छा है तो ठीक है, अगर आप मानते हो कि इंटरव्यू अच्छा नहीं है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे जितने भी राइटर्स हैं, जितने भी फिलोसोफर्स हैं, उन लोगों ने बोला है कि इंटरव्यू अच्छा नहीं है। कई सारे रीजंस दिए हैं उन लोगों ने, तो ये कुछ टर्म्स हमको याद रखना जरूरी होता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको लिए चलता हूं वीएस नेपॉल का स्टेटमेंट, आपको याद रखना जरूरी है। और ये जो बोर्ड में जो भी कीवर्ड्स है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद धीरे धीरे देखते जाइएगा, और ये बहुत ही जरूरी है। और जो जरूरी है वही बोर्ड में लिखा गया है, उससे ज्यादा मैंने कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा है। तो मैं आपको दिखाता हूं, पहले वीएस नेपॉल का स्टेटमेंट दिखाता हूं। इंटरव्यू के बारे में उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था समवन आर वुंडेड लूज ए पार्ट ऑफ देमसेल्व्स। क्या होता है, इंटरव्यू किसी को घायल बना देता है, इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए। ये किसने बोला था, वीएस नेपॉल। ठीक है, वीएस नेपॉल तो ऐसे डायस्पोरिक राइटर है, ठीक है, वो इंडियन ओरिजिन से हैं लेकिन बाहर है। तो ऐसे आप देख सकते हो वीएस नेपॉल का स्टेटमेंट, समवन आर वुंडेड लूज ए पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, मतलब इंटरव्यू हमको घायल बना देता है। अगर हम ल्यूइस कैरोल में चलते हैं, ल्यूइस कैरोल कौन है, जो एलिस इन वंडरलैंड लिखा था, है ना, उनके जो राइटर है ल्यूइस कैरोल। ल्यूइस कैरोल क्या बोलते हैं, हॉरर ऑफ बीइंग लायनाइज्ड। इंटरव्यू एक लायन का जैसा काम करता है, चारों तरफ से जैसे कि अटैक करता है ना लायन, ऐसा है इंटरव्यू। तो वो भी बताते हैं कि इंटरव्यू लोगों का नहीं लेना चाहिए, तो इंटरव्यू गलत है। आपको याद रखना है ल्यूइस कैरोल क्या बोलते हैं, हॉरर ऑफ बीइंग लायनाइज्ड। ठीक है, ये क्या होता है, इंटरव्यू हमको नहीं लेना चाहिए। तो इधर हम चलते हैं, रुडयार्ड किपलिंग, आपने नाम सुना होगा, वो भी पोएट है, इंग्लिश पोएट है। उन्होंने बताया है यहाँ पे कि कंडेम्नटरी एटीट्यूड, उनका भी क्या है, उनका भी मानना है कि इंटरव्यू अच्छा नहीं है। और उनकी जो वाइफ है कैरोलिन, उन्होंने बोला है कि इंटरव्यू क्या होता है, इमोरल होता है, इंटरव्यू एक क्राइम होता है, इंटरव्यू क्या करता है, लोगों को मार देता है। ये बता दिए, किसने बताया था, रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ कैरोलिन ने बताया था। ये सब जो किसने किसने क्या क्या बताया था आपको याद रखना बहुत जरूरी है, इसलिए ये चैप्टर क्या लगता है आपको, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। फिर एच.जी. वेल्स, आपने तो क्लास 10 में भी आपने एक स्टोरी पढ़ा होगा एच.जी. वेल्स का, द इनविजिबल मैन। जो एच.जी. वेल्स क्या बताते हैं वो बताते हैं द इंटरव्यूइंग ऑडियल,
ये जो इंटरव्यू होता है ना, बहुत ही तकलीफ, बहुत ही मतलब खतरनाक होता है, बहुत ही अनप्लेजेंट। ऑडियल का मतलब होता है अनप्लेजेंट, ठीक है, जो अच्छा नहीं है। अब मैं लिए चलता हूं सोल बेलो। सोल बेलो का स्टेटमेंट देख लीजिए। सोल बेलो बताते हैं थंबप्रिंट्स ऑन विंड पाइप। उसका मतलब क्या है? इंटरव्यू का मतलब है, उन्होंने बताया था थंबप्रिंट्स ऑन विंड पाइप। उसका मतलब क्या है? गले लगाना, फांसी का फंदा। ये जो इंटरव्यू है ना, फांसी का फंदा है, उन्होंने बताया था। और नीचे आप अगर जाओगे डेनिस ब्रियान, इसमें अगर जाते हो तो उन्होंने क्या बताया था? एवरीथिंग रीचेस एवरीवन। मतलब इंटरव्यू क्या करता है? कुछ भी आप इंटरव्यू बताते हो वो क्या होता है? चारों तरफ फैल जाता है। अच्छा हो तो भी फैलता है और बुरा हो तो भी फैलता है। लेकिन कई सारे लोगों ने बताया है कि इंटरव्यू अच्छा नहीं है और इसको नहीं लेना चाहिए। आप फिर एक बार बोर्ड में देख सकते हो, वीएस नेपोल ने क्या बोला था? समवन आर वुंडेड, ठीक है, लूज ए पार्ट ऑफ देमसेल्व्स। आपको ये चीज याद रखना जरूरी है। लुइस कैरोल, जिसने एलिस इन वंडरलैंड लिखा था, उन्होंने बोला है हॉरर ऑफ बीइंग लायनाइज्ड। जैसे कि लायन चारों तरफ से अटैक करता है ना, वैसा है इंटरव्यू, तो इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए। तो रुडयार्ड किपलिंग ने बोला था, उन्होंने बोला था कि कंडेम्नरी एटीट्यूड, उनका भी मानना था कि इंटरव्यू अच्छा नहीं है। लेकिन उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने बताया था कि कैरोलिन किपलिंग की वाइफ है, उन्होंने बताया था कि ये इंटरव्यू होता है ना, इमोरल होता है, ये क्राइम होता है, तो लोगों को इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए। एच.जी. वेल्स बताते हैं इंटरव्यू ऑडियल, क्या बताते हैं? इंटरव्यू क्या होता है? अनप्लेजेंट होता है। इंटरव्यू कभी भी अच्छा लोगों के लिए नहीं होता है। तो सोल बेलो बताते हैं थंबप्रिंट्स ऑन विंड पाइप, गले का फंदा, है ना, तो ये होता है इंटरव्यू। डेनिस ब्रियन क्या बोलते हैं? एवरीथिंग रीचेस एवरीवन। जब भी कुछ भी होता है तो सब चारों तरफ फैल जाता है। और आपको क्या लगता है, इंटरव्यू अच्छा है, खराब है? आप आपके हिसाब से अपना एजम्पशन दे सकते हो, अपना डेफिनेशन दे सकते हो। अगर मुझे पूछा जाए कि इंटरव्यू कैसा है, तो मैं बोलूंगा कि इंटरव्यू अच्छा है, क्योंकि इंटरव्यू के जरिए ही क्या होता है? हमारा पब्लिसिटी होता है। मुझे अगर इंडिया में पब्लिसिटी पाना है या तो कुछ भी करना है, जैसे कि आप देखो, आप ले सकते हो, कभी कोई नया सिनेमा आ जाता है, उसके बाद क्या होता है? इंटरव्यू ले लेते हैं। तो इंटरव्यू के जरिए क्या होता है? वो नया सिनेमा चारों तरफ फैल जाता है ना। तो क्या होता है ना, कभी कभी इंटरव्यू पॉजिटिव होता है, लेकिन इन लोगों ने क्या बोला है? इंटरव्यू नेगेटिव होता है। अब इनके बारे में पार्ट 2 में चलने से आपको पता चलेगा कि इंटरव्यू कोई अच्छा है, ठीक है, इंटरव्यू अच्छा भी होता है। वो क्या बताता है? पार्ट 2 बताता है। अब पार्ट 2 में एक स्टोरी है। पार्ट 2 में क्या है, आप देख सकते हो। पार्ट 1 हो गया, इंटरव्यू अच्छा है, खराब है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। सब लोगों ने बोला है इंटरव्यू खराब है। और हम अब पार्ट 2 में चलते हैं। पार्ट 2 में क्या होता है? दो लोगों का इंटरव्यू के बारे में दिया गया है, ठीक है। पहला है मुकुंद पद्मनाभन। वो कौन है? द हिंदू के रिपोर्टर हैं। वो किन से मिले थे? उम्बार्टो इको से मिले थे, ठीक है। किससे मिले थे? उम्बार्टो इको। अब उम्बार्टो इको कौन है? अब पहले देखते हैं। वो कब पैदा हुए थे? 1932 को। मरे थे कब? 2016 को। उम्बार्टो इको कौन है? यहाँ पे मैंने लिख दिया है। उम्बार्टो इको बोलोग्ना यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना या बोलोग्ना यूनिवर्सिटी जो इटली में है, उनके प्रोफेसर हैं, फिलोसोफर है, क्रिटिक है, राइटर है। वो कौन है? कौन थे? एक्चुअली मर गए, अभी 2016 में मर गए। तो कौन थे? एक राइटर थे, फिलोसोफर थे, क्रिटिक थे, ठीक है। अभी उम्बार्टो इको के बारे में हम जानेंगे इंटरव्यू के जरिए। इसलिए मैं बताता हूं कि इंटरव्यू हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, इंटरव्यू कभी कभी पॉजिटिव भी होता है। तो उम्बार्टो इको और मुकुंद पद्मनाभन जो द हिंदू के रिपोर्टर हैं, उन लोगों को जो इंटरव्यू हुआ था, उसको पार्ट 2 में दिया गया है। अब देखते हैं कि उम्बार्टो इको का बेसिक मतलब क्या है, मतलब उम्बार्टो इको क्यों जाने जाते हैं। वैसे तो उम्बार्टो इको क्या है? प्रोफेसर है। और उम्बार्टो इको ने क्या किया था? रिसर्च किया, मतलब उन्होंने रिसर्च किया था। किसके ऊपर में रिसर्च किए थे? उन्होंने सेमियोटिक्स के ऊपर में रिसर्च किए थे। सेमियोटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ साइन, मतलब स्टडी ऑफ सिग्नेचर, है ना। उसके ऊपर में उन्होंने क्या किया था? स्टडी किया था। और उनको और भी एक नाम से जाना जाता है, उनको संडे नोवेलिस्ट के हिसाब से जाना जाता है। एक्चुअली उनको मुकुंद पद्मनाभन ने क्वेश्चन पूछा था। पहला क्वेश्चन ही ऐसा था कि आपका समय कब मिलता है? जैसे कि आप प्रोफेसर हो, आपको लेक्चर देना होता है, आपको वहां जाना होता है, स्टूडेंट को पढ़ाना होता है, लेकिन आप नोवेल भी लिखते हो। उन्होंने 40 से ज्यादा, मैंने यहाँ पे लिखा है ओवर 40 नोवेल्स, 40 से ज्यादा नोवेल लिखा था।
तो उनको मुकुंद पद्मनाभन ने पहले पूछा था कि सर आपको टाइम मिलता कब है, आप लिखते कब हो? तो तब उन्होंने बोला था आई एम अ संडे नोवेलिस्ट। ठीक है, उसका मतलब क्या है? उन्होंने एक टर्म लाया, यहाँ पे उन्होंने एक टर्म लाए थे। टर्म क्या था? सेमियोटिक्स, सॉरी इंटरस्टिसेस, सॉरी सेमियोटिक्स तो जो है स्टडी ऑफ सिग्नेचर, इसमें क्या है आपका इंटरस्टिसेस। उन्होंने एक टर्म लाया था, उसका नाम था इंटरस्टिसेस। इंटरस्टिसेस क्या होता है? इंटरस्टिसेस का मतलब है फ्री स्पेस। कभी कभी क्या होता है ना हमको कई सारे फ्री स्पेसेस मिलते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, थोड़ा देर किसी के लिए वेट कर रहा हूँ, तो मैं आइडल बैठते रहता हूँ, है ना। तो उस टाइम को उन्होंने क्या बोला था, उस टाइम को सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। उन्होंने ये बात बोला था कि उस टाइम को हमको क्या करना चाहिए, सही इस्तेमाल करना चाहिए। और वो जो है ना उम्बर्टो इको, उस जो फ्री स्पेस होता है ना, फ्री स्पेस को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते थे, इसलिए उन्होंने इतना करने के लिए उनको टाइम मिला था। हमको कहाँ टाइम मिलता है, हमको तो अपना पढ़ने का टाइम भी नहीं मिलता है। उन्होंने, उनको देखो, राइटर हैं, वो नोवेलिस्ट हैं, वो प्रोफेसर हैं, लेक्चर देते हैं, रिसर्च पेपर लिखते हैं, फिर भी उनको टाइम मिलता है। तो कौन कैसे टाइम मिलता है? तो उन्होंने बोला था कि जो फ्री स्पेस होता है ना उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो जो फ्री स्पेस है ना उसको उन्होंने क्या बोला था, इंटरस्टिसेस बोला था। और ये भी वहां पे बोला गया है उन्होंने, मतलब ये जो एक्चुअली वो फेमस क्यों है आपको बता रहा हूँ। ऐसे तो प्रोफेसर के हिसाब से वो फेमस है, स्टडी ऑफ सिग्नेचर के लिए वो फेमस है, लेकिन वो और भी उन्होंने एक नोवेल लिखा था, आपको यहाँ पे बोर्ड में लिख दिया मैंने, द नेम ऑफ द रोज। नोवेल का नाम क्या था? द नेम ऑफ द रोज। कब पब्लिश हुआ था? 1980 को पब्लिश हुआ था। 1980 को पब्लिश हुआ था द नेम ऑफ द रोज। अब द नेम ऑफ द रोज क्या है? एक नोवेल है। कैसा नोवेल है? एक डिटेक्टिव फिक्शन, डिटेक्टिव स्टोरी है, उसमें एक डिटेक्टिव सीरियस टाइप का नोवेल है। लेकिन देखिए इस स्टोरी में क्या होता है, द नेम ऑफ द रोज में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने थियोलॉजी का मतलब क्या है, गॉड, भगवान को लाया है। मेटाफिजिक्स, उन्होंने मेटाफिजिक्स को लाया है। मेटाफिजिक्स क्या होता है? बियॉन्ड फिजिक्स, बियॉन्ड फिजिकल बाउंड्री, है ना। जैसे कि हमारा फिजिकल नहीं, बाहर, मतलब कुछ इमेजिनरी टाइप का, बियॉन्ड फिजिकल बाउंड्री, उसको भी लाया है। इसमें उन्होंने क्या किया है, मीडिएवल हिस्ट्री को भी मिक्स किया है। ये कुछ अजीब था, मतलब ये नोवेल कुछ अजीब था, क्योंकि मीडिएवल हिस्ट्री को लाया है ना, मेटाफिजिक्स को मिक्स किया है, फिर ऊपर से उन्होंने क्या किया है, थियोलॉजी को भी मिक्स किया है। बहुत ही गजब किस्म का वो नोवेल है। तो ये जो नोवेल है ना, लगभग 10 मिलियन से भी ज्यादा बिका था, मतलब इतना फेमस हुआ नोवेल। ऐसे तो सीरियस डिटेक्टिव नोवेल है, लेकिन अब देखो इसमें किस किस चीजों का इस्तेमाल किया गया, क्या क्या चीजों को उन्होंने मिक्स किया है। मीडिएवल हिस्ट्री को मिक्स किया है, फिर उन्होंने थियोलॉजी को मिक्स किया है, गॉड, भगवान को, है ना, फिर इधर मेटाफिजिक्स को मिक्स किया है। बहुत ही मतलब क्या है, कॉम्प्लिकेटेड तरीके से उन्होंने स्टोरी को, नोवेल को लिखा है। लेकिन देखिए उनका राइटिंग स्टाइल, फिर आप देखिए उनका राइटिंग स्टाइल क्या होता है, सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड। उनका जो राइटिंग स्टाइल है ना, बहुत सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। जब उन्होंने एक बार रिसर्च पेपर लिखा था, उनका जो कुछ मतलब यूनिवर्सिटी के काम के लिए या तो कुछ डिग्रीज के लिए उन्होंने लिखा था, तब उन्होंने कुछ सिस्टम में लिखा था कि ट्रायल एंड एरर मेथड में लिखा था, और बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया था कि सबको समझ में आ जाए। और ये नोवेल इतना सिंपल था, लोगों को पढ़ने के लिए इतना सिंपल हुआ कि लोगों में मतलब इतना फेमस हो गया। पहले तो अमेरिका में बहुत कम बिकेंगे ऐसा सोचा था लोगों ने, लेकिन इतना बिका कि अमेरिका में पूरा रिवोल्यूशन ला गया ये नोवेल। तो उनको इसके बारे में पूछा गया था कि आपने जो नोवेल लिखा है, बहुत लोगों ने, आपने तो देखो मीडिएवल हिस्ट्री को लाया है, फिर मेटाफिजिक्स को मिक्स किया है, फिर थियोलॉजी को मिक्स किया है, और ऐसे तो बहुत लोगों ने ऐसा मिक्स करके या तो हिस्ट्री के ऊपर में स्टोरी लिखा होगा, नोवेल लिखा होगा, उनका तो इतना बिका नहीं। तो आपका बिकने का क्या मतलब, क्या है मतलब, आपका इस नोवेल में क्या एक्स्ट्रा है? वो किसने पूछा था? मुकुंद पद्मनाभन ने पूछा था। लेकिन वहां पे ये जो उम्बर्टो इको बताते हैं कि वहां पे मतलब उनका उतना योगदान नहीं है। ये क्या है ना कि उन्होंने बताया है कि जो टाइम में जो डिमांड था, वो डिमांड को उन्होंने फुलफिल किया। उनका मतलब क्या है कि जो उन्होंने नोवेल लिखा था द नेम ऑफ द रोज, जैसे मेटाफिजिक्स, मीडिएवल हिस्ट्री और थियोलॉजी को मिक्स करके जो नोवेल लिखा था, लेकिन जिस टाइम में लिखा था, कौन सा टाइम में लिखा था? 1980s में लिखा था।
जिस टाइम में लिखा था उस टाइम में उस टाइप के नोवेल पढ़ने का लोगों का जागरूकता था। उस टाइम में उस नोवेल को मतलब उस टाइप का नोवेल पढ़ने के लिए रीडर्स मिले, इसलिए शायद उतना ज्यादा रीडर्स उनको मिला। लेकिन उसके हिसाब से बताते हैं कि ये दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं, वहां का आप 10% भी उन्होंने टच नहीं किया। फिर भी जो भी हो, आपका मोर देन 10 मिलियन कॉपीज क्या हुआ है, ये नोवेल बिका है। तो यही होता है आपका इंटरव्यू का पूरा स्टोरी। इसमें आपको मैंने बताया है कि 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में किसने इंटरव्यू के बारे में क्या क्या बोला था, आप बोर्ड में देख सकते हो, आप नोट लिख लो, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। और पार्ट 2 में पद्मनाभन और उम्बर्टो इको के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ था, जो बात चला था, वो उन लोगों के बीच में बात चला तो वो है, और उनके बारे में मैंने बता दिया वो कौन है, क्या लिखा था, वो किसके लिए जाने जाते हैं। और जो नोवेल के बारे में बताया, जो नोवेल मतलब पब्लिश हुआ था 1980 को, कैसे वो मतलब रिवोल्यूशन लाया वो एरिया वो जमाने में, और उन्होंने क्या क्या मिक्स किया था नोवेल को लिखते वक्त, है ना। और वो कैसे मतलब नोवेलिस्ट बने, कैसे वो टाइम मैनेज करते थे, इंटरस्टिसेस को याद रखना है आपको, कैसे उनको टाइम मिला था, ये सब आपको याद रखना होगा। फिर भी आपको कुछ अगर कंफ्यूजन है तो मुझे बताना, मैं जरूर आपके लिए फिर और भी वीडियोस लेके आऊंगा, ठीक है।